स्पेस या सराउंडिंग में अगर आपके पास में दो बॉडी रखी हुई है और दोनों बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर लेवल से है, तो हायर टेम्परेचर लेवल से लोअर टेम्परेचर लेवल की तरफ एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी विच इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन, दैट एनर्जी वी कॉल्ड एज हीट। That energy we called as heat. Heat is a form of energy. Heat is nothing but it's a form of energy. तो heat को जो हमने मेजर कर रहे हैं हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तरफ एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांजिट फॉर्म में जो एनर्जी आ रही है, इस एनर्जी को हमने हीट को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैलोरी। कैलोरी में भी मेजर करते हैं 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल, और इस पूरी स्टडी को कहते हैं कैलोरीमेट्री। इसकी पूरी तामझाम जो पॉइंट वाले हैं, भी 3-4 दिन में पूरा सब कुछ पढ़ोगे, वो सब किसके अंदर आएगा? कैलोरीमेट्री के अंदर आएगा। तो हमने से पढ़ा था थर्मोमेट्री में एक प्रिंसिपल पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक thermometric scale identity, temperature reading minus I square divided by steam point minus I square, that is constant for all the temperature scales। तो ऐसे ही बेटा यहाँ पे आपको एक सिंपल सा बेटा ऐसे अगर बार-बार सब लोग रिपीट करवाने लगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा ना। तो इसका प्रिंसिपल ये होता है कि हीट गेन इज इक्वल टू द हीट लॉस। यहाँ से ये बेटा हायर टेम्परेचर पे है, ये हायर टेम्परेचर पे, ये लोअर टेम्परेचर पे है। जब भी दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, व्हेनेवर देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडी, तो हीट का ट्रांसफर होगा। जब भी दो बॉडी के बीच में, दो बॉडी सराउंडिंग में रखी है, इन दो बॉडी के बीच में हीट टेम्परेचर डिफरेंस है, तो हीट का ट्रांसफर होगा। और वो कब तक होगा? जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता, बराबर नहीं हो जाता। Recording in progress. और वो कब तक होगा? जब तक कि वो टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता, बराबर नहीं हो जाता। तो इसके पीछे पूरा प्रिंसिपल है हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। आई रिपीट वंस अगेन, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था। मेरा बर्बाद हो गया। कैलोरीमेट्री को हम वापस से एक बार डिस्कस कर देते हैं। भाई साहब की मजे हो गए, उनकी इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो गई थी। हाँ, बहुत लोगों को मजे हो गए। कैलोरीमेट्री, तो मेट्री का मतलब होता है टू मेजर, चाहे थर्मोमेट्री हो, चाहे टिग्नोमेट्री हो, ये वो फलाना सब कुछ। मेट्री का मतलब मेजर, कैलोरी रेफर करता है एनर्जी को। कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जनरली जो यहाँ पे हम एनर्जी की बात करेंगे वो हीट एनर्जी होगी। तो हीट एनर्जी को हम जनरली कैलोरी में भी मेजर करते हैं। 1 कैलोरी होता है 4.18 जूल। हीट क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। कब आती है ये? जब भी दो बॉडी रखी हुई है स्पेस में और उन दोनों बॉडी के बीच में कुछ ना कुछ टेम्परेचर डिफरेंस है। भाई साहब, उन दो बॉडी के बीच में कुछ ना कुछ टेम्परेचर डिफरेंस है, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, दैट एनर्जी वी कॉल्ड एज हीट एनर्जी। उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? हीट एनर्जी। और ये एनर्जी का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक कि वो दोनों एक कॉमन टेम्परेचर, एक सेम टेम्परेचर को अटेन नहीं कर लेते। तो इसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो हायर टेम्परेचर पे एनर्जी है, जो बॉडी है, वो हीट को लॉस करेगी, जो लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी है वो हीट को गेन करेगी। और इन दोनों बॉडी को अगर हम एक सिस्टम मान लें और इस सिस्टम को आइसोलेटेड कर दें, सराउंडिंग के साथ कोई इंटरेक्शन ना हो, तो हीट गेन इक्वल टू क्या रहेगा? हीट लॉस। दैट वी कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, which is completely based on the conservation of energy। बात समझ में आई? आगे अब लिख लीजिए। अब कोई ये मत कह देना कि सर दोबारा रिपीट कर दो, इस बार मैं हाथ बनते कर दूंगा भाई साहब। क्या 4 बार हो गया पूरा है ना? हाँ सर, आगे ये आप तेल वगैरह ज्यादा नहीं तो 4 हां साउथ से आ कहां से हो? पहले से मतलब और हमारे पास नहीं मतलब चला दिया नहीं, हम भरतपुर से हैं। कहां से सर? हां बेटा सर जो प्रिंसिपल ऑफ सर जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम के लिए है। हाँ, अगर हम ये मान के चले सराउंडिंग में कोई हीट लॉस नहीं हो रहा, तो कंडीशन ये है कि जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड है। कंडीशन ये है कि सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड है, सराउंडिंग के साथ हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, सराउंडिंग को हीट लॉस नहीं हो रहा।
ना तो दूसरी बॉडी से हीट ली जा रही है, ना ही दूसरी बॉडी को हीट दी जा रही है। हम सिर्फ उन दोनों बॉडी की बात कर रहे हैं जिन दोनों बॉडी के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। उन दोनों बॉडी को हमने सिस्टम माना, उन दोनों के बीच में एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है, उन दोनों को हमने एक सिस्टम मान लिया, उन दोनों के इंटरेक्शन को हम काउंट कर रहे हैं, बाकी किसी तीसरे का इंटरफेरेंस नहीं है, तब ये प्रिंसिपल है। ठीक है, अब आप कहोगे सर सराउंडिंग के साथ तो होगा ही होगा, उसको आप कैसे नेग्लेक्ट कर दोगे? सराउंडिंग के साथ तो होगा ही होगा, उसको आप कैसे नेग्लेक्ट कर दोगे? सराउंडिंग के साथ कितना हो रहा है, सराउंडिंग को कितना लॉस हुआ, कितना टाइम लगेगा, वो सब भी आप पढ़ोगे, लेकिन वो आएगा हीट ट्रांसफर में। उसके लिए अलग से एक चैप्टर बना हुआ है हीट ट्रांसफर। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल, ये 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ हाँ, एक ही बार बोल दिया करो, सर को हम सुन लेते हैं एक बार में। तुम भी बोल दो, इधर से ही बच्चों के मैसेज आते रहते थे दोनों को। हाँ नहीं मिटा रहे, आराम से। बात समझ में आई? आगे बढ़े। क्यों बच्चों, बात समझ में आई? नैन्सी आई है क्लास में हमारी, छोटी सी बच्ची है नैन्सी। जी सर। गुड्डू बड़ा खुश होता है। चलो पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन एकदम सचिन की तरह ही। धन्यवाद सर। डिटर्मिनेशन रखो तो सचिन जैसा, डेडिकेशन रखो तो सचिन जैसा, ना वही ना वरना होएगा सब कहीं रहते हैं। सचिन तेंदुलकर। अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हीट की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट है ना, स्पेसिफिक हीट क्या है? छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं। ये एक बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है, ये ए है, ये बी है। इसमें आपने कुछ भी रखा, उसका मास 1 kg है, उसका मास क्या है 1 kg, क्योंकि गोवर्धन वाले भैया। इसमें हमने रखा, उसका मास कितना है 10 kg, मतलब पानी को हम गर्म कर रहे हैं, पानी को क्या कर रहे हैं, इसमें 1 किलो पानी है, इसमें 10 किलो पानी है। किसमें ज्यादा हीट देना पड़ेगा, किसमें ज्यादा हीट देना पड़ेगा? अगर आप गर्म कर रहे हो, अगर आप सेम टेम्परेचर डिफरेंस चाहते हो, तो डेल्टा टी कांस्टेंट है। डेल्टा टी क्या है? कांस्टेंट। मतलब ऐसा कि इनिशियली ये भी 10 डिग्री पे है और ये भी 10 डिग्री पे है। आप इसको गर्म करना चाहते हो 50 डिग्री तक, इसको भी गर्म करना चाहते हो 50 डिग्री तक, दोनों को 10 से 50 पे ले जाना है। दोनों के लिए, इसके लिए भी डेल्टा टी 40 डिग्री है, इसके लिए भी डेल्टा टी 40 डिग्री है, लेकिन ये 1 kg है, ये 10 kg, इसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा। 10 kg हो तो टाइम तो वही लगेगा। अरे नालायक, तू ये बता टाइम को पूछ ही नहीं रहे, बराबर देना पड़ेगा। हीट की हम बात कर रहे हैं, हीट किस रेट से फ्लो होगी, उतना हीट को जाने में कितना टाइम लगेगा, वो एक अलग चैप्टर है हीट ट्रांसफर। हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं 1 किलो ये 10 किलो है, किसमें हीट ज्यादा देनी पड़ेगी? उसमें भी नहीं सोच पा रहे सर, इसमें होगी किसमें? इसका नाम बी है। इसमें मतलब इतना दिमाग लगा रहे हैं कि सीधी शब्द है, अगर आपके पास मास ज्यादा है तो हीट ज्यादा देना पड़ेगा। ये बड़ा सा भगोना है 100 किलो का, उसको गर्म करने में और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, सीधी बात। इसमें भी इतना सोचे। अब अगर आप सोचो दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल और लिया। इस बार हमने मास को कांस्टेंट रखा, मास को क्या रखा कांस्टेंट। इसमें भी 1 किलो पानी है, इसमें भी 1 kg है और इसमें भी क्या है 1 kg है। लेकिन दिक्कत क्या है, इसका इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका भी इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको मैं गर्म कर रहा हूं बस 20 डिग्री तक, इसको मैं गर्म कर रहा हूं 80 तक, तो किसमें ज्यादा हीट देना पड़ेगा? किसमें ज्यादा हीट देना पड़ेगा? इसमें ज्यादा। ये भी 1 kg, ये भी 1 kg, इसको 10 से 20 तक ले जाना है, इसको 10 से 80 तक ले जाना है, इसमें इससे ज्यादा पड़ेगा। ये आपने कहा कि सर जो हीट है, अमाउंट ऑफ हीट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्यूरेबिलिटी। दो छोटी छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी, मतलब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सर आपने ऐसा क्यों कहा? सीधी बात है, अमाउंट ऑफ
हीट भाई साहब अरे देखो नाराज हो गया amount of heat that is directly proportional to the mass of the body if temperature difference is constant. If mass of the body is constant, then amount of heat is directly proportional to the temperature difference between the body. तो यहाँ से इन दोनों को आप कलेक्टिवली लिखते हो तो आपने कहा कि सर इन दोनों को एक साथ ही लिख लेते कहाँ इतना झंझट पाले लिख लो बेटा Q is directly proportional to m delta T. जब भी प्रोपोर्शनलिटी आती है आप उसको हटाते हो इक्वल टू का साइन लगाते हो और एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हो आपने वो कांस्टेंट लगा दिया s डेल्टा t ये आपका एक छोटा सा फार्मूला बन गया यहां से चिल्ला के मैंने कह दिया कि s क्या है स्पेसिफिक मैं कह तो चिल्ला सकता था बट तुम कहते भी सर हमारी ये ड्रामा हो जाता है Q equal to ms delta t तो यहां से आप s को डिफाइन करोगे सुन लो पहले लिख लेना s equal to q upon m delta t s की यूनिट क्या होगी सुन लो बाबू तुम सुनिए मेरे को बेटा हीट को आप मीजर करोगे इन टर्म्स ऑफ जूल ये मास है केजी ये टेंपरेचर डिफरेंस है केल्विन तो जूल पर केजी केल्विन इसकी ऐसा यूनिट है मान लो अगर आपके पास मास 1 केजी हो और डेल्टा टी भी 1 डिग्री हो डेल्टा टी भी क्या हो 1 डिग्री तो आपके पास s क्या आ जाएगा q आ जाएगा s क्या आ जाएगा q अगर आप किसी को शब्दों में बोलते हो इस बात को जो m इक्वल टू 1 kg डेल्टा t इक्वल टू 1 डिग्री तो s इक्वल टू t q इसको शब्दों में ऐसे बोला जाएगा s दैट इज स्पेसिफिक हीट फॉर अ बॉडी स्पेसिफिक हीट फॉर अ बॉडी हमेशा ध्यान रखना स्पेसिफिक हीट होती है एक थर्मल हीट होती है जिसको हम हीट थर्मल हीट कैपेसिटी कहते हैं हीट कैपेसिटी इट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सुन लीजिए ये जे मेंस में को पूछा गया है 2004 में पूछा गया था ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है अभी आप पढ़ोगे हीट कैपेसिटी जिसको जनरली हम थर्मल हीट कैपेसिटी भी कहते हैं दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है और ये माइनर सा डिफरेंस ही एक बार पूछ लिया गया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इट इज डिफाइंड ओनली फॉर यूनिट मास It is defined for unit mass. बहुत छोटा सा डिफरेंस defined for unit mass. Defined for unit mass. बाद में देखना बहुत सारी चीजें हैं यानी कि स्पेसिफिक हीट थर्मल हीट लेटेंट हीट फ्यूजन हीट सारी हीट अमाउंट ऑफ एनर्जी सारी हीट क्या है अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेसिफिक हीट क्या है specific heat is that particular amount of energy which is required to increase the temperature of a body of unit mass by 1 degree unit mass की बॉडी का एक ऐसी बॉडी जिसका मास 1 kg है उसका 1 डिग्री चाहे सेंटीग्रेड हो चाहे केल्विन हो 1 डिग्री टेंपरेचर इंक्रीज करने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा उस हीट की अमाउंट को ही उसका हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बात समझ में आई सीधी बात है पूरी सब लिख लो अपने आप जैसे मर्जी पढ़े हां जी फोटो की फोटो के मत खींचो यार घर पे ये समझता आपकी एनर्जी का टाइम बचा बात समझ में आई सही बता कैसे तुम कंफ्यूज हो रहे थे टाइम का नहीं बेटा टाइम हीट को नहीं वो एक अलग चैप्टर है इसमें कितना टाइम लगेगा टाइम कैलकुलेट करना उसको कहते हैं हीट ट्रांसफर उसमें हम रेट पढ़ते हैं रेट ऑफ हीट पढ़ते हैं कि कितनी हीट को ट्रांसफर अभी तो सिर्फ हम ये जो चैप्टर है ना इस चैप्टर में तो हम ये पढ़ रहे हैं कि कितनी हीट का ट्रांसफर होगा कितनी हीट का ट्रांसफर होगा इस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट जाएगी तो हीट का ट्रांसफर कितना हो रहा है सिर्फ उसकी क्वांटिटी पढ़ रहे हैं उसको फ्लो टाइम उस हीट को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा वो एक दूसरा चैप्टर है जिसमें हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे रेट मतलब हीट ट्रांसफर विद रिस्पेक्ट टू द टाइम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम के रिस्पेक्ट में जो रेट पढ़ी जाएगी वो एक अगला चैप्टर है पहले हम ये तो देख लें कि हीट कितनी ट्रांसफर होगी टाइम तो बाद में कैलकुलेट कर लेंगे बात समझ में आई सेकंड आया समझ में आएगा तुम्हारी मर्जी बना तो ठीक नहीं बना तो और क्या है बच्चे तो हो नहीं ड्रॉ कर गए बच्चे नहीं सकते
12th में भी कहाँ 18 साल के तो हो ही जाते हो। अब आपको कहना थोड़ी पड़ेगा कि बनाओ मत बनाओ, आ जाओ। लिख लिया भैया? लिखने में जो थोड़ा सा आप समय का ध्यान रखें, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव बहुत है, समय का अभाव बहुत है। इसका मतलब वी हैव लैक ऑफ टाइम। थोड़ा सा टाइम लगता है। हो गया। एक करता है। एक टाइम बहुत अच्छा किया। हाँ बच्चों, ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चों, लिख दिया क्या? लिखा है? अरे सर तो आप बता दो। यस सर, जी सर। बहुत प्यारे बच्चे हो मेरे को। साथ में लेके आए। चलो रब करें। अब हम बात करते हैं, ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था। बहुत सारे इसको रफ करें। सुन लीजिए, नेक्स्ट एक और टर्म आती है, जिसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। देखो अभी आपने क्या पढ़ा था बेटा? स्पेसिफिक हीट ऑफ अ बॉडी। स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड फॉर यूनिट मास। अगर यूनिट मास के लिए बात करोगे तो कौन डिफाइन करते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड फॉर एंटायर बॉडी, एंटायर मास जितने मोड हाँ, और वी कैन से होल बॉडी, और वी कैन से होल बॉडी सिस्टम में है ना। अगर आपके पास कंप्लीट बॉडी है, उस कंप्लीट बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करना हो तो सुनिए 1 केजी का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो आप हीट देते हो उसी को आप क्या कहते हो? अगर मान लो बॉडी का मास m है तो उस पूरे m मास की बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड में भी हो सकता है, केल्विन में भी हो सकता है, 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए आपको कितना हीट देना पड़ेगा? साफ शब्दों में कह सकते हो ms देना पड़ेगा। एक का मान है तो m का कितना हो जाएगा? इसी टर्म को, ये जो ms टर्म है, इसी को हम कहते हैं c, इसी को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी, इसी को कहते हैं हीट कैपेसिटी। दोनों में बेसिक सा फर्क है। अगर आप यहां से इसको आप डिफाइन करते हो Q इक्वल टू C, तो यहाँ पे जो Q है तो ये क्या हो जाएगा? ms, यानी कि C इक्वल टू m। S क्या होता है? S का फार्मूला Q इक्वल टू ms डेल्टा T। S क्या होता है? Q अपॉन m डेल्टा T। S का वैल्यू यहाँ रखा तो ये आ गया Q डिवाइडेड बाय m डेल्टा T। m से m कैंसिल, तो यहाँ से आप कह सकते हो C इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T, यानी कि पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए आपको कितना हीट देना पड़ेगा, उसी को कहते हैं हीट कैपेसिटी। इसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ जूल पर केल्विन। केजी मत लिख लेना, इसमें केजी नहीं आता। बात समझ में आई? पूरी बात क्लियर है? अब लिखिए क्या कह रहे हो? टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, इन टर्म्स ऑफ केल्विन करोगे, इन टर्म्स ऑफ सेंटीग्रेड करोगे? नहीं होगी, मतलब माइनस हो सकती है ना। टेम्परेचर में से टेम्परेचर को माइनस करोगे तो आएगा तो टेम्परेचर ही, फिर आएगा तो केल्विन ही। फोर्स माइनस फोर्स करोगे तो आएगा तो फोर्स ही। बात समझ में आई? इसको थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी को बहुत ध्यान से लिखना। इट इज डिफाइंड फॉर एंटायर मास और वी कैन से होल बॉडी। स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड फॉर यूनिट मास।
इसी को हम एक और नाम दे देते हैं बेटा, इसी को हम एक और नाम दे देते हैं, इसी को हम कहते हैं थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। इसी को हम कहते हैं थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। सो थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी बॉडी इट इज ms, इट इज ms। m यहाँ पे मास ऑफ बॉडी है, m यहाँ पे मास ऑफ बॉडी है, और s यहाँ पे बेटा क्या है, स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट। मतलब वही बात है, 1 kg का s तो m kg का ms, इसी को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। बात समझ में आई? क्लियर है प्यारे बच्चों? सर 1 kg एरो में क्या लिखा है? देख बेटा, 1 kg का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, 1 kg का 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री टेम्परेचर है ये, 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितना आप हीट देते हो इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। अगर m kg का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना हो, m kg का मतलब पूरी बॉडी का, तो इसी अमाउंट ऑफ हीट को, ये अमाउंट ऑफ हीट कितना हो जाएगा, ms। इसी को हम कहते हैं दैट Q इक्वल टू C, यानी कि हीट कैपेसिटी। जब मैं पढ़ा रहा होता तो ध्यान से समझा दो, एक ही बात को दो बार रिपीट करना गुड ऑल द टाइम, वन टाइम टू टाइम में चलो समझ में आना। चला ले तो कुछ नहीं, फालतू डिस्कशन हो रहा है आपसे। चलिए, अब पहला कॉन्सेप्ट जो यहाँ से आता है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको रफ कर दिया जाए। अगर कुछ लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो ले लीजिए, देखो जिसको पढ़ना है पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना हो नहीं सर लिख रहे हैं। कोटा में जाके लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, कोटा में जब फर्स्ट रैंक भी आती है 720 में से 720 भी आते हैं और बच्चे वहां जाके विनर भी जाते हैं। तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, जहां अच्छाई होगी वो बुराई भी होगी। सत्युग की भी बात करोगे, द्वापर त्रेता, राम था तो रावण भी था, कंस था तो कृष्ण भी थे। अच्छा है बुराई पैरेलल चलती है। एक क्लास में एक इंजीनियर बनेगा, एक डॉक्टर बनेगा, एक बेलदार और मजदूर भी बनेगा। समाज में समानता कैसे होगी? तो सारे पढ़ जाएंगे तो कोई सड़क पे भी झाड़ू लगाएगा। तो जो YouTube देख रहा है जल्दी क्लास में लगा है। कभी माइक होता तो गोली आती की आवाज आती है ना। अब चलती क्लास में तुम पबजी खेलोगे बेटा तो क्या होगा? यही होगा। अब सुनिए, पहला कॉन्सेप्ट जो जेईई मेंस के लिए अक्सर पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन और कई बार क्वेश्चन पूछे गए, मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए, 3 या 4 क्वेश्चन आ चुके। हाँ तुम पहले आपके पास एक बॉडी है, सुन लीजिए पहले, आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी का मास m1 है। सुन, इस बॉडी का मास m1 है, इस बॉडी की स्पेसिफिक हीट S1 है, इस बॉडी की स्पेसिफिक हीट S1, और इस बॉडी एक और बॉडी है, इसके सराउंडिंग में रखिए एक और बॉडी, इसका मास m2 है, इसका स्पेसिफिक हीट S2। मैंने कहा इस बॉडी का टेम्परेचर T1 है, इस बॉडी का टेम्परेचर T2 है, और मान लो T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2। बात सुनना बहुत ध्यान से, दो बॉडी है, दोनों बॉडी एक दूसरे के पास में रखी है। एक बॉडी इसका मास m1, इसका स्पेसिफिक हीट S1, इसका टेम्परेचर T1, इसका मास m2, इसका स्पेसिफिक हीट S2, इसका टेम्परेचर T2। तो हीट का क्या होगा? एक्सचेंज होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। हीट का नहीं होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एनर्जी फ्लो करेगी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और जो एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो कर रही है, दैट एनर्जी वी कॉल्ड एज हीट एनर्जी, दैट एनर्जी वी कॉल्ड एज हीट एनर्जी। और ये एनर्जी का फ्लो, एनर्जी का ट्रांसफर कब तक होता रहेगा? जब तक कि दोनों बॉडी एक कॉमन टेम्परेचर को अटेन नहीं कर लेती। और वो कॉमन टेम्परेचर क्या होगा? मैंने कहा वो कॉमन टेम्परेचर T। So T is the common temperature for both the body.
कॉमन टेम्परेचर वो बोथ द बॉडी के लिए वो कॉमन टेम्परेचर होगा। जब इसका टेम्परेचर इसका टेम्परेचर दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इक्वल, हीट का फ्लो बंद हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि वो कॉमन टेम्परेचर क्या होगा। अगर एक बॉडी है जिसका मास 4 किलो है, स्पेसिफिक हीट 1.2 है, इसका टेम्परेचर 60 केजी है, 60 डिग्री है सेंटीग्रेड मान लो। एक दूसरी बॉडी है इसका मास 1 केजी है, स्पेसिफिक 2 है और इसका टेम्परेचर कुछ भी दे देगा T2। तो पूछेगा कि दोनों एक दूसरे के पास में रखा है, दोनों आइसोलेटेड सिस्टम है, तो कॉमन टेम्परेचर क्या होगा। तो आपको पता है कॉमन टेम्परेचर के लिए सीधा सा फंडा है बेटा, एक बॉडी हीट को गेन करेगी तो दूसरी बॉडी हीट को लॉस करेगी। हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। ये हायर टेम्परेचर पे ये हीट को लॉस करेगी, ये हीट को क्या करेगी, ये लोअर टेम्परेचर पे ये हीट को गेन करेगी। अब सुनना यहां से जितनी हीट लॉस होगी Q, बेटे इधर देखो बाद में लिख लेना, यहां से जितनी हीट लॉस होगी Q लॉस दैट इज इक्वल टू Q गेन। और Q क्या होता है, ms डेल्टा T। यस सर। और ये भी क्या होगा, ms डेल्टा T। लेकिन दिक्कत है ये m1 s1 डेल्टा T, ये m2 s2 डेल्टा T। आप कहोगे सर डेल्टा T कैंसिल कर दो, नहीं करेंगे। डेल्टा T आपको पता नहीं है ना, ये डेल्टा T को निकालना है। इसका क्या होगा, इसका टेम्परेचर तो है ना कम होगा, बहुत ध्यान सुनना। T1 है, T1 वाली बॉडी जो हायर टेम्परेचर पे है वो हीट को लॉस कर रही है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसका टेम्परेचर आएगा T1 माइनस T। इसका टेम्परेचर राइज करेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका आएगा T माइनस T। दिस इज अ फाइनल फॉर्मूला। इसके ऊपर 3 या 4 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। So this is one concept for J mean purpose। अगर आपके पास दो बॉडी है, दो बॉडी स्पेस में रखी है, एक का मास m1 स्पेसिफिक हीट, दूसरा स्पेसिफिक हीट, दिस इज स्पेसिफिक हीट। ये टेम्परेचर है T2, ये इसका टेम्परेचर है T1, T1 is greater than T2। तो हीट का यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इसी एनर्जी को कहते हैं हीट एनर्जी। तो ये जो कॉमन टेम्परेचर आएगा T, तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, Q लॉस इक्वल टू Q गेन। Q क्या होगा, ms डेल्टा T, m1 s1, इसका टेम्परेचर कम हो रहा है T1 माइनस T, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है T माइनस T2। बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए, लेना आपसे। हाँ इसको लिख लीजिए बस इतना सा, इसको लिखा लिखाया मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा, तो थोड़ा सा लगेगा। हाँ मैंने जो पहले नोट करते आपको मिले, हाँ मैं ग्रुप पे डाल दिया है, पढ़ भी नहीं अच्छे थे, लेकिन अलग-अलग विद्यार्थियों द्वारा नहीं मैंने लिख लिया बेटा सबने? नहीं सर, नहीं लिख लो, मैं मना नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ थोड़ा जल्दी लिखो। ऑनलाइन वाली क्लास में किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? तो बेस्ट बेटा जो आप समझा दे रहे हो तो हमारी आंख में फिट हो जाता है, हटा देंगे। सबको क्लियर है बेटा ये? यस सर। अच्छे से क्लियर है? जी क्लियर है सर? जी मुझे वो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर 0.15 आ रहा था, अभी चलती क्लास में जब 5 मिनट रहे तो बता दें। नेक्स्ट आता है बेटा, यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। एक और टॉपिक आता है जिसको कहते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन अब खूब सारे बनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, पेपर आपका आने वाला, इन सब चीजों को दिमाग में बिठा के रखना, टू द पॉइंट से, फैक्ट से। पेपर का मतलब नियम होता है कि कुछ क्वेश्चंस एकदम फॉर्मूला बेस्ड आएंगे,
कुछ क्वेश्चन थोड़े से फॉर्मूला, थोड़ी सी कैलकुलेशन बहुत अच्छी रहेगी, कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला, कैलकुलेशन और मैथमेटिकल टूल्स का थोड़ा सा अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं। तो जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो ये वाला पार्ट है जहाँ से सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। कुछ रोटेशनल का हो, एनएलएम का हो, फ्रिक्शन का हो, उसमें बहुत ज्यादा मल्टीपल कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरली वो टॉपिक है जहाँ से सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा अटेंशन पे करें। आपका हो सकता है फरवरी में एग्जाम हो तो चीजें एकदम ताजा रखें और फोकसली अगर पढ़ते रहेंगे तो भी आपको याद रहेगा। फेज ट्रांसफॉर्मेशन को सुनिए। हम अभी बात कर रहे हैं मेल्टिंग के ऊपर। किसके ऊपर? मेल्टिंग के ऊपर। अगर आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, ये सॉलिड है और सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाले इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। देखो जनरली होता क्या है, आपके पास ये कोई सॉलिड बॉडी है, ये कोई सॉलिड बॉडी है, आप इसको हीट एनर्जी दे रहे हो। पूरी बात ध्यान से सुनते चलना। आप इसको क्या दे रहे हो? हीट एनर्जी दे रहे हो। आपने इस बॉडी को सप्लाई की हीट एनर्जी, बहुत ध्यान से सुनते चलना। हीट एनर्जी आपने इस बॉडी को सप्लाई की, एक सॉलिड बॉडी है। किसी भी टेम्परेचर पे इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक गिवन सेपरेशन के बीच में होते हैं और वो उनका एक इक्विलिब्रियम सेपरेशन होता है जिसके बीच में बॉडी पूरी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। उस सेपरेशन को हम कहते हैं उस बॉडी का पर्टिकुलरली इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, जो हर एक बॉडी के लिए वेरी करता है। जब आप उसको हीट एनर्जी देते हो तो जो उसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली वाइब्रेट करने लगते हैं। जब आपने उसको हीट एनर्जी दी तो जब वो वाइब्रेट कर रहे हैं, जब उनके बीच में कोलिजन हो रही है तो उस कोलिजन की वजह से वो एक फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से इस बॉडी के अंदर इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होती है। तो जब इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होगी तो 100% स्ट्रेन तो डेवलप होगी ही होगी। तो उस स्ट्रेन की वजह से इस बॉडी में एक्सपांशन आता है। क्या आता है? एक्सपांशन। आप हीट देते जा रहे हो, एक्सपांशन आता जाएगा। आप हीट देते जा रहे हो, एक्सपांशन आता जाएगा। आप हीट देते जा रहे हो, एक्सपांशन आता जाएगा। लेकिन धीरे धीरे ये जो फोर्स जो आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो इसकी वजह से जो कोलिजन का फोर्स डेवलप हो रहा है, ये बेसिकली एक ऐसा टाइम आता है, ये फोर्स बेसिकली बराबर हो जाता है इस बॉडी के कोहेसिव फोर्स के। कोहेसिव दो तरह के फोर्स होते हैं, ध्यान से सुनना। एक तो कोहेसिव, एक होता है एडहेसिव। कोहेसिव इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोहेसिव इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एडहेसिव इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। It is a force of attraction between same kind of molecule, same kind of molecules. It is a force of attraction between different kind of molecules, different kind of molecules. आप फेविकोल लाते हो और फेविकोल से लकड़ी को चिपका देते हो। तो फेविकोल तो एक लिक्विड है, उससे आपने लकड़ी को चिपकाया तो फेविकोल और लकड़ी के बीच में क्या बन गया? एडहेसिव फोर्स डेवलप होता है। और फेविकोल के डब्बे के ऊपर लिखा होता है अल्टीमेट एडहेसिव बॉन्ड, अल्टीमेट एडहेसिव स्ट्रेंथ। एडहेसिव इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल और कोहेसिव इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। और जब बॉडी के जो इंटरनल मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिपके रहते हैं, बॉडी के इंटरनल मॉलिक्यूल, बॉडी के एक मॉलिक्यूल उसी बॉडी का दूसरा मॉलिक्यूल, यानी कि वो सब सेम काइंड के मॉलिक्यूल हो गए। तो जब बॉडी के इंटरनल मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं एक फोर्स के थ्रू, उसी को कहते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स। फ्लूइड मूव कर रहा है, पानी बह रहा है। पानी क्या कर रहा है? बह रहा है। तो पानी के अंदर पानी के मॉलिक्यूल होंगे, तो पानी के अंदर पानी के मॉलिक्यूल ही पानी को रोकते हैं बहने से। मैग्नेट कोई भी बॉडी होती है ना, कोई भी बॉडी, उसके अंदर, उस बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल को बाहर नहीं जाने दे रहे, वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को रोक के रख रहे हैं। तो ये जो सेम काइंड के मॉलिक्यूल दूसरे नेबरहुड वाले मॉलिक्यूल के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स, जो इनसाइड द बॉडी है। और दूसरी बॉडी के ऊपर जो लग रहा है उसको कहते हैं एडहेसिव फोर्स। अब ये सॉलिड बॉडी है,
सॉलिड बॉडी को आपने हीट दी, पूरी कहानी सुनना, सॉलिड बॉडी को हीट दी, हीट की वजह से इसके मॉलिक्यूल कोलाइड करने लगे, ऑसिलेशन में आए, थर्मल ऑसिलेशन हुआ, कोलाइड कर रहे नेबरहुड वाले मॉलिक्यूल के साथ, उसकी वजह से इसके ऊपर स्ट्रेस डेवलप हुई, स्ट्रेस से क्या है, स्ट्रेन आई, और फोर्स दिया, धीरे धीरे इतना फोर्स, इतनी एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी से फोर्स बढ़ रहा है, ऐसा कंडीशन आया जिससे कोलिजन का फोर्स इसके कोहेसिव के फोर्स के बराबर हो गया, कोलिजन का फोर्स इसके कोहेसिव के बराबर हो गया। अब स्ट्रेस जीरो हो जाएगी। अब आप जितनी भी एनर्जी दोगे, इसके बाद आप जितना भी एनर्जी दोगे, वो एनर्जी टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगी, वो इनके बॉन्ड को तोड़ेगी, इन मॉलिक्यूल्स के कोहेसिव बॉन्ड को तोड़ेगी, और टेम्परेचर बढ़ना हो जाएगा बंद, यानी कि टेम्परेचर तो हो जाएगा कांस्टेंट, और बॉडी ये जो बॉन्ड है, बॉडी के जो सारे बॉन्ड है वो सब खुलना स्टार्ट हो, वो सब टूटना स्टार्ट होंगे, बॉडी के बॉन्ड टूटेंगे, और ये एनर्जी सारे बॉन्ड को जब तक नहीं तोड़ देती तब तक टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट रहा, और बॉडी के बॉन्ड टूटते गए, जब तक बॉडी के सारे बॉन्ड नहीं टूट जाते तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, और जब बॉडी के बॉन्ड टूटे तो सॉलिड से वो बॉडी किस फेज में आ गई, लिक्विड में आ गई। तो हम ऐसा मान के चलते हैं जब बॉडी सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में जा रही है, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, ड्यूरिंग दैट फिनोमेना, और ड्यूरिंग द मेल्टिंग टेम्परेचर बॉडी का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये पूरी बात थी, ये शब्दों में भी लिखी हुई है, वेजिटेटिव जो मैंने बोला इतना सब शब्दों में भी लिखा है, बात समझ में आई। अभी इसको इतना सा लिख लीजिए, टेम्परेचर बढ़ाने पे तो कोहेसिव फोर्स तो सेम रहेगा, कोहेसिव फोर्स जितना मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है उतना लगता ही रहेगा जितना, लेकिन कोलिजन वाला जो फोर्स था, जो आप टेम्परेचर बढ़ा के उस बॉडी के बीच में थर्मल रैंडम ऑसिलेशन कोलिजन कर रहे थे, वो बढ़ता जाता है, और एक ऐसा कंडीशन आता है जब ये कोलिजन वाला फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स के बराबर होता है, और टेम्परेचर दोगे तो ये ज्यादा होगा कोहेसिव फोर्स से, तो बॉडी के जो बॉन्ड है, इंटरनल मॉलिक्यूल्स बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए थे वो बॉन्ड टूटने लग जाते हैं, बॉडी फ्री हो जाती है। जब सॉलिड की कंडीशन है कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होती है, फिर वो दूर हो जाते हैं, तो फिर सॉलिड से कन्वर्ट हो जाती है किस फेज में, लिक्विड फेज, और जब तक वो सारे बॉन्ड टूट जाते हैं तब तक टेम्परेचर तो क्या रहेगा, कांस्टेंट। फेज ट्रांसफॉर्मेशन में हमने माना कि टेम्परेचर क्या है बॉडी का, बात समझ में आई? सर जब पानी को गर्म करते हैं तो वो गर्म होता है बाद में। अरे यार ऐसे ना पूछा करो कि जब ये हम सॉलिड की बात कर रहे हैं लिक्विड, अच्छा इसमें अभी लिक्विड से हम गैस पे दिखाएंगे, अब इसको पूरी कहानी बताऊंगा, यहाँ तक समझ में आई? बर्फ से पानी तक का जो डाउट है तो पूछो, बर्फ सॉलिड है, पानी लिक्विड है, तब कोई डाउट आ रहा है तो जनरेट करो, गर्म हो अभी समझाता हूँ पूरा, डॉट करिए, तुम्हारा डाउट है मैं समझ गया। पहले तुम टेम्परेचर इसको हीट दोगे, पहले तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना नालायक, पहले तो फोर्स बढ़ रहा है, बड़ा और एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जब ये ऐसा फोर्स आ जाएगा जब ये कोहेसिव के बराबर होगा। ऐसे थोड़ी ना कि सीधा ही आपने टेम्परेचर दिया और एक कोलिजन वाला फोर्स कोहेसिव के बराबर हो गया, पहले तो ये बढ़ा, तो जब फोर्स बढ़ा तो टेम्परेचर भी तो बढ़ा। बात समझ में आई? क्लियर है पूरा? एडेसिव कहाँ लगेगा, डिफरेंट काइंड का मॉलिक्यूल होगा तब लगेगा एडेसिव, तो सेम काइंड का मॉलिक्यूल है तो कोहेसिव ही लगेगा, दूसरा काइंड का मॉलिक्यूल है ही। बॉडी के अंदर तो सेम काइंड के मॉलिक्यूल रहेंगे, बॉडी के मॉलिक्यूल रहेंगे। एडेसिव तो बस मैंने ऐसे नाम के साथ पढ़ा दिया था, रफ करो पूरा। अब सुनो, रफ करते हैं इसको, लिख लिया भाई, बात समझ में? अब इसको समझाऊंगा ग्राफ के थ्रू। हाँ, ग्राफ बहुत जरूरी है, 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, है ना? फेज ट्रांसफॉर्मेशन वाला ग्राफ पढ़ा होगा। तो सॉलिड से आप बॉडी को लिक्विड में ला रहे हो, आप बॉडी को, तो सॉलिड को कुछ ना कुछ तो हीट दी ना, सॉलिड को तो कुछ ना कुछ हीट दी, तभी तो बॉडी किस में आई, लिक्विड में। तो सॉलिड को कितनी हीट दी कि वो बॉडी लिक्विड में आ गई, इसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
इसी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट है फ्यूजन के लिए F है ना, बात समझ में आई? कोई दिक्कत? लेटेंट हीट है, क्या है? लेटेंट हीट है। तो Q इक्वल टू क्या होता है, ml, इतना सा याद रखना है, Q इक्वल टू ml। तो ये जो L है, इट इज L कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इतना सा लिखते चलो, मैं जितना बता रहा हूँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये वो हीट का अमाउंट होता है व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ बॉडी फ्रॉम सॉलिड फेज टू द लिक्विड फेज। तो ये अगर आप इसका यूनिट की बात करते हो तो ये Q/m होगा, यानी कि जूल पर kg होगा। ये क्या होगा, जूल पर kg होगा। सीजीएस में बात की जाएगी तो ये कैलोरी पर ग्राम होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं है? पहले सबको तो क्लियर है पूरा फेज ट्रांसफॉर्मेशन, सॉलिड से लिक्विड वाला क्लियर है सबको? आज की क्लास थ्योरेटिकल है, कल की क्लास में पूरे न्यूमेरिकल डिस्कस हम कल नहीं, कल पे नहीं, टाइम टेबल आता जल्दी नेक्स्ट क्लास होगा। आज एक दो क्वेश्चन तो कराऊंगा और आप खोल के देखना, पन्ने पलट के देखना, आपको कम से कम नहीं तो 10 से 12 क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर मिलेंगे पी बाय क्यू। प्रीवियस ईयर में 10 से 12 मिनिमम बता रहा हूँ, मेरी कॉपी में 10 से 12 इस पी बाय क्यू के मिल जाएंगे इस टॉपिक से। आपको भी इसको लग रहा होगा कि ये तो पता नहीं क्या चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 से 12 तो बहुत बेटे नहीं, मतलब आता है क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। देख लिया? नहीं, मांसपेशियां आई की जो मसल्स होती है ना, वो थक जाती है। अभी इंटेंसिटी हाई होगी तो जो प्यूपिल है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इंटेंसिटी लो होगी एक्सपांड करेगी। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन में ये क्या है, हमारी मसल्स पेशियां थक जाती है। हाथ से ऐसे करते रहते हाथ ही डूब जाएगा। हाँ, तो मतलब होते हैं ऐसे, मतलब मेरे तो जैसे आँख में दर्द होने लग जाता था तो मम्मी जैसे घी का दीपक जलाती थी, उससे गर्म करके ऐसे सेक करते थे, तो वो नेचुरल थेरेपी होती थी। आप भी कर सकते हो, उससे कैसे होता है? मिट्टी का एक आता है दीवला जिसको कहते हैं, दीपक, उसके अंदर घी की बत्ती रखो, उस घी की बत्ती को जलाओ और उस घी की बत्ती से आप उंगली को गर्म करो, उस उंगली से ऐसे इससे एक तो मसल्स पावर बढ़ती आई, छोटे बच्चों के किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सर, ये आँख के डॉक्टर बनने के लिए, अरे डॉक्टर थोड़ी बन रहे हैं ज़्यादा पढ़ते हैं वो बायो चाहिए। अब मैं बताऊंगा, अभी पहले हर टॉपिक अभी हमने सॉलिड से लिक्विड तो देखा, लेकिन अगर हम लिक्विड से वेपर में लाएं, लिक्विड से किस में लाएं, चर्चा कर लूं। लिक्विड से वेपर में लाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो होता है बॉइलिंग और एक होता है इवेपोरेशन। ये तो नेचुरल फिनोमेना, ये क्या है, नेचुरल फिनोमेना, ये तो हो ही रही है 24 घंटा हमेशा चल ही रहता, चलता ही रहता। बॉइलिंग ये एक एक्सटर्नल फिनोमेना, एक्सटर्नल। सो दोनों में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? लिक्विड से वेपर फेज में लाने के दो तरीके हैं, एक तो बॉइलिंग है, एक इवेपोरेशन है। दोनों में क्या फर्क है? सर इवेपोरेशन पहले तो ये बताओ, फिनोमेना, बल्क फिनोमेना। क्या कह रहे हो? एवोपरेशन है सरफेस फिनोमेना, बॉइलिंग है बल्क फिनोमेना। वो तो रेडी रेडी बात है। चलो बात उसने सही बोली, बहुत अच्छी बात बोलती है। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही बोला भाई साहब। क्या नाम है बेटे आपका? बॉइलिंग पॉइंट से कम पे भी। प्रशांत गुप्ता। अब देखो इन दोनों में क्या फर्क है, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, उस एग्जांपल से हम दोनों को समझेंगे। बॉइलिंग इवेपोरेशन होते दोनों अलग अलग है। इवेपोरेशन तो 24 घंटे चलता रहता है, इवेपोरेशन तो 24 घंटे चलता ही रहता है। ध्यान से देखो, ये पानी की बाल्टी भरी हुई है,
लवालब जब तक लवालब नहीं हो तब तक मजा नहीं। ये आपकी पानी की बाल्टी है, लस्सी कहां से आ गई? ये इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है। तो ये जो अभी आप ध्यान से देखते हैं, अभी हम सरफेस के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान सुनना। किसकी बात कर रहे हैं? सरफेस मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना। तो है ना, ये बाल्टी किसी भी एक टेम्परेचर पे तो होगी, बाल्टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे तो नहीं हो सकती, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे तो ये नहीं हो सकती, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा। अगर कुछ भी टेम्परेचर है तो उस टेम्परेचर की वजह से इस बाल्टी के जो अंदर पानी भरा हुआ उनके पास में थर्मल एजिटेशन एनर्जी तो होगी। मतलब क्या हुआ, इसके पास में थर्मल एजिटेशन एनर्जी तो होगी। अगर मान लो ये टी टेम्परेचर पे रखी हुई है तो टी टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ तो थर्मल एजिटेशन एनर्जी तो होगी, एजिटेशन एनर्जी तो होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉलिक्यूल है ना, ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल है, मैं सरफेस वाले मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। इस सरफेस वाले मॉलिक्यूल में क्या हो रही है? कोलिजन हो रही है। एजिटेशन कोलिजन को रेफर करता है। एनर्जी मिली, एनर्जी आप बॉडी को एनर्जी देते हो, मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलती है, वो वाइब्रेट करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? तो इनके वाइब्रेशन के बीच में क्या हो रही है? कोलिजन हो रही है। कोलिजन में मोमेंटम का ट्रांसफर होगा, हाँ या ना? मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। कुछ भी ऐसा हुआ कि ये कोई एक मॉलिक्यूल एनर्जी पाके यहाँ से जंप कर गया, यहाँ से क्या कर गया? जंप कर गया। यहाँ से क्या कर गया? जंप कर गया। यहाँ से क्या कर गया? सरफेस से जंप कर गया। सरफेस से जैसे जंप करा तो ऊपर आया सराउंडिंग में, सराउंडिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसका पार नहीं पड़ी, बेटा वापस से नीचे आ। तो ये सरफेस के जो मॉलिक्यूल है, सरफेस के मॉलिक्यूल है, किसी भी टेम्परेचर पे थर्मल एजिटेशन एनर्जी की वजह से कोलिजन होती रहती है। कोई मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जी जाती है तो सरफेस से जंप कर जाता है, लेकिन सराउंडिंग के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वापस से फॉल डाउन कर जाता है। तो ये फॉलिंग जंपिंग चलती रहती है। और ये आप अपने ऊपर एक थिन लेयर बना लेते हैं, थिन लेयर बना लेते हैं। कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी पार कर जाता है, उसके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो यहाँ से भी बाहर निकल जाता है। उसी को कहते हैं इवेपोरेटेड मॉलिक्यूल। उसी को क्या कहते हैं? इवेपोरेटेड मॉलिक्यूल। उसी को कहते हैं इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन हुआ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये वेपर फेज में आए तो वेपर फेज में तब आ सकता है कि यहाँ पे जब इनका जो प्रेशर है, इनका जो प्रेशर है, अगर इनका जो प्रेशर है, इन मॉलिक्यूल्स का प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो गया ना, अगर इनका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो गया ना, इनका प्रेशर, तो ये बाहर चले जाएंगे। और इस प्रेशर को लाने के लिए हमें एक्सटर्नली हीट देनी पड़ती है। ये प्रेशर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर, जिसको क्या कहते हैं? बॉइलिंग टेम्परेचर। तो वो आपका बॉइलिंग फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना, जैसा भाई साहब ने बोला कि ये सरफेस फिनोमिना है, तो सरफेस के मॉलिक्यूल जंप कर जाते हैं सराउंडिंग में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वापस से फॉल कर जाते हैं। तो ये जो सरफेस फिनोमिना है, इसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन। ये आपको एक्सटर्नली हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा का टेम्परेचर, इसके प्रेशर को पीएटीएम से हाई करना पड़ेगा, तो तब जाके ये मॉलिक्यूल्स इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बाहर आते। फिर इस फिनोमेना को कहेंगे हम बॉइलिंग। तो बॉइलिंग में क्या होगा, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर फेज में आते हैं। तो लिक्विड से वेपर फेज में एक तरीका तो ये सीधा सा इवेपोरेशन, लेकिन ये बहुत देर तक होता नहीं है। ये यहाँ से जंप करके इस रीजन में आते जाते हैं, लेकिन सराउंडिंग प्रेशर की वजह से वापस से फॉल डाउन भी कर जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सारे मॉलिक्यूल्स, इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर फेज में जाएं, तो आपको इन सारे मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा करना पड़ेगा। उसके लिए आपको हीट देनी पड़ेगी, उसके लिए आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। जिस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग इसका प्रेशर इससे ज्यादा होगा, उसी को कहते हैं हम डीप बॉइलिंग। क्या कहते हैं हम? डीप बॉइलिंग। ठीक है, तो दो चीजें हैं। इवेपोरेशन तो ऑल द टेम्परेचर पे होता रहेगा, इट हैपेंस एट ऑल द टेम्परेचर्स।
ये तो सारे टेम्परेचर पे होता है। अभी सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री है तो भी इवेपोरेशन हो रहा है, 25 डिग्री है तो भी इवेपोरेशन हो रहा है, 40 है तो भी इवेपोरेशन हो रहा है। लेकिन बॉइलिंग के लिए एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे अगर हम पानी की बात करें तो ये 100 डिग्री टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, बॉईल होने लगेगा। बात समझ में आई? बस इतना सा ही बात समझ में आई। तो जिस भी टेम्परेचर T इक्वल टू टीवी पे आपका प्रेशर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। दैट्स इट। ये बॉइलिंग था और फेज ट्रांसफॉर्मेशन था। अब सुन लीजिए थोड़ा सा, इसमें एक छोटी सी चीज और सुन लीजिए। अब लिक्विड से वेपर में ट्रांसफर करने के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर उसको लाना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ेगी। तो हीट दोगे तभी तो होगा ये, तो उस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट। सुनो मेरी बात ध्यान सुनना, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आप जो हीट दे रहे हो उसको आपने कहा स्पेसिफिक, फेज चेंज कराने के लिए जो आप हीट दे रहे हो उसको कहते हैं लेटेंट हीट। सॉलिड से लिक्विड में लाना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लिक्विड से वेपर में लाना लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आई पूरी? क्लियर है? बात समझ में आई? टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दी जा रही है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दी उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। फेज चेंज कराने के लिए जो हीट देते हैं, फेज चेंज के लिए उसको कहते हैं लेटेंट हीट। अब फेज भी सॉलिड से या तो लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से वेपर हो सकता है। तो सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लिक्विड से वेपर हो रहा है तो उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बात समझ में आई? अब इसको ग्राफ में समझा दूंगा, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से। हाँ बोले ये कहानी कैसी है, जब टीचर पढ़ाता था तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन दिमाग से होते भी दिए दे भी गया क्या कोई? हाँ बेटा इस बात को, हाँ बोला पढ़ाते रहते पता ही नहीं चलता। देखिए क्या, तो इसी को हम कहते हैं Q इक्वल टू MLV। Q इक्वल टू, अब न्यूमेरिकल ये पूरी थ्योरी खत्म, इतनी सी ही इसकी थ्योरी थी। तो LV इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, LV इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो LV का यूनिट भी क्या होगा, जूल पर केजी होगा। कुछ चीजें जो आपको दिमाग में बिठा के रखनी है, जो क्वेश्चन में दी नहीं जाएंगी, क्वेश्चन में नहीं दी जाएंगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस के लिए, एल आइस 80 कैलोरी होती है, कितनी होती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 540 कैलोरी। ये दो डाटा आपको याद रखना है। एल स्टीम के लिए 80 कैलोरी और 540, ये आपको डाटा दिमाग में रखना है, क्वेश्चन में केवल नहीं होगा, क्वेश्चन में आपको केवल नहीं होगा। आइस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 है, स्टीम के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 540 है। अब एक क्वेश्चन समझाते हैं जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट अब तक मैंने जो भी बखान किया है तो सब आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन उसको समझाने से पहले एक छोटा सा ग्राफ मैं आपको बताता हूँ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। किसका? फेज ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा सब बनाना है, इसमें जो भी लिखा है मैं बहुत कम लिखा हूँ पहले, इसमें भी तुम ये को काटा छाटी करो, ये बनाना वो नहीं बनाना, वो तो बकवास है। सर लेटेंट हीट ऑफ आइस के बाद क्या लिखा है नीचे? स्टीम लिखा है बेटा, स्टीम। क्लास आने का थोड़ा सा कष्ट उठा लिया करो यार। लेट हो जाते हैं सर आने के लिए करते हैं। निकलोगे तब तो लेट होगे, आते नहीं है तो काय के ऑनलाइन सब डिजिटल सा लगता है बस वो थोड़ा ऑफलाइन करेंगे फिलहाल। हमारे
हर चीज के लिए सराउंडिंग चाहिए होता है। आप खेजड़ी के पौधे को बीकानेर से उठा के, खेजड़ी जो राजस्थान में लगता है, उसको उठा के आप शिमला ले जाओगे, सियाचिन ले जाओगे तो वो नहीं लग सकता। और चीड़ और देवदार के पौधे को उठा के शिमला से राजस्थान लाओगे तो भी नहीं लग सकता। कंडीशन होती है ना, सराउंडिंग कंडीशन बहुत मैटर करती है। आप घर में हो, चाहे कितना ही आइडियल कंडीशन हो, लेकिन सराउंडिंग कंडीशन तो इतना है। कुछ ये खुला हो वो कहाँ गया? बीकानेर, तुमने भुजिया नहीं खाई बीका जी की? अगर तुमने भुजिया भी नहीं खाई तो तुम क्यों जी रहे? बीकानेर है ना, वो बीकानेर से भी बनती है। बीकानेर में है मुझे कौन सी स्टेट में तो राजस्थान में है हर इंडिया एक चीज देखो, फेज ट्रांसफर, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब ध्यान से देखना, क्यू टी। अब देखना, अभी आपके पास मान लो आइस है। क्या है? आइस है। आइस मैंने कहा ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इस पे है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बहुत ध्यान सुनना बेटा, आइस किस पे है? यहाँ कहीं आइस, ठीक है, आइस है। अब आप ये आपकी आइस -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आप इसको हीट दे रहे हो और आपने क्या दिया इसको? -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हीट, अब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ा, बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर कितना आ गया? माइनस से -20 से -10 हुआ, -10 से -5 हुआ, -5 से -1 और 0। तो यहाँ आपने जितनी भी हीट दी ना, ये सारी की सारी इसकी ये हीट टेम्परेचर बढ़ाया है। अब 0 डिग्री टेम्परेचर पे ये आइस आ गई। अब कहाँ गई बेटा? अब 0 डिग्री टेम्परेचर पे आप हीट दे रहे हो तो वो अब टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, वो इसका चेंज करेगी फेज। वो इसका क्या चेंज करेगी बेटा? वो अब इसका फेज चेंज करेगी। वो हो गई इसकी Q = mLF। अब पूरी की पूरी जितनी भी आइस थी वो सारी की सारी आइस मेल्ट हो चुकी है, पानी बन चुका है। लेकिन आइस को वापस से मेल्ट करने में 0 डिग्री पे आ गई है आइस। देखो बहुत ध्यान से समझो, एकदम पूरा क्रोनोलॉजी सुनो। आइस को आपने हीट दिया, आइस को आपने हीट दिया। अब आप आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी, अभी आपकी आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस आ गई। यहां आपने जो हीट दी ये थी Q = mS∆T। अगर ये स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये स्टेप आपको समझ में आ गई ना, 7-8 क्वेश्चन जो लाइन से जे मेंस के अंदर हर साल आए वो अपने आप कर दोगे, अपने आप कर दोगे। -20 डिग्री पे आपकी आइस थी, आपने इसको हीट दिया। अब आइस पहले भी आइस थी, अभी भी आइस है, फेज अभी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हुआ। अब 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर बना है। 0 डिग्री क्या बना है? देखो फेज चेंज, सारी आइस कन्वर्ट हो गई वाटर में। अब आपने आइस से वाटर बनाने में भी कुछ ना कुछ हीट दी होगी, उसको आप कहोगे mL। अब आप वाटर को 0 डिग्री से और हीट दे रहे हो तो वो वाटर आ गया 100 डिग्री में। वाटर क्या आ गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या आ गया? वाटर। तो यहां से आपने जो हीट दी वो आपकी वापस से Q = mS∆T। अब आप 100 डिग्री पे और हीट दोगे तो आपका पूरा का पूरा 100 डिग्री पे वाटर 100 डिग्री पे स्टीम में आ जाएगा। तो Q = mL हो गया। और आपने हीट दी तो ये क्या बन गया? मान लो और आप हीट दोगे, और हीट दे रहे हो आप, तो आपने कहा ये 110 डिग्री पे स्टीम आ गई, 110 डिग्री पे स्टीम आ गई। तो ये Q = mS∆T हो गया वापस। आई बात समझ में?
तो यहाँ से आपने हीट दी तो ये वापस से Q इक्वल टू ms डेल्टा T। जो टेम्परेचर बढ़ा रही है वो स्पेसिफिक हीट है, जो फेज चेंज करा रही है लेटेंट हीटर बात समझ में आई? ये 100 ये आपका बट है, पूरा समझ में आया फिनोमेना? बेटा यकीन मानो आप खुद पेपर उठा के देख लो, मॉड्यूल खुद के देख लो, जे मेंस में कम से कम 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, कम से कम 10। हाँ? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है ही सारे क्वेश्चन, उसमें है ही नहीं, उसमें थोड़ा ये है एक बुक, इसमें सारे क्वेश्चन दिए जी, इसमें सारे क्वेश्चन, इसमें सारे क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन मैच करने सारे क्वेश्चन बहुत कम है, उसमें पूरे क्वेश्चन है ही नहीं ना, आप उसको मैच ही नहीं कर सकते हो, इसमें सारे क्वेश्चन दिए, रेफरेंस चीज पढ़ो, समझ में आया? क्लियर? हाँ ले लो, मुझसे ले लो, खरीदने की जरूरत नहीं, कि पैसा ले 2 दिन तक 450 रुपए के आसपास आती है, मेरी ले लेना। हाँ हाँ घर ही ले जाना, समझ में आया? अब एक क्वेश्चन दूं, उस क्वेश्चन से इसको पूरा समझाओ, एक 3 की क्वेश्चन नहीं लेंगे सीधा, समझ में आया पूरा फिनोमेना? एक क्वेश्चन लूंगा, एक क्वेश्चन में सारा समझा दूंगा, जब तक क्वेश्चन नहीं होगा ना तब तक आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में नहीं है, अच्छे से क्लियर है? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, रफ कर दो बेटा, थोड़ा सा बच्चा है सर 100 डिग्री तक स्टीम हो जाएगा, उसके बाद सर 100 टाइम तक कितनी स्टीम हो, अब तुम स्टीम 10,000 में दे दो तब भी स्टीम ही रहेगा, 10 डिग्री सेल्सियस भी टेंपरेचर हो सकता है, हाँ हो सकता है, तब भी स्टीम ही रहेगा, स्टीम से आगे कुछ नहीं बन सकता, टेम्परेचर तो फिर जितना मर्जी चाहे उतना दो, इसीलिए हम जितने पावर प्लांट यूज करते हैं उसमें स्टीम रखते हैं, स्टीम जितना मर्जी चाहे उतना एनर्जी को स्टोर कर सकती है, टेम्परेचर देते जाओ स्टीम के पास एनर्जी आती जाएगी, आएगा समझ में? स्टीम के पास में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन दिक्कत ये क्या आप उतना टेम्परेचर दे सकते हो, आपकी भी तो एक लिमिट होगी ना, आप कितना टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हो, फर्नेस में भी आप बनाओगे कि हम फर्नेस भट्टी में टेम्परेचर प्रोड्यूस करेंगे, तो कितनी लिमिट है इंसान की भी, 2000 3000 डिग्री से ज्यादा इंसान टेम्परेचर क्रिएट नहीं कर सकता, तो स्टीम तो स्टोर कर लेगा, स्टीम तो स्टीम ही रहेगी, लेकिन आप कितना दे सकते हो? यूरेनियम की भी अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करो तो वहां पे भी 4500 5000 तक का बनता है, तो फिर आप उसको ट्रांसफर कैसे करोगे भैया, जिससे आप ट्रांसफर करोगे वो मेल्ट हो जाएगा, बात समझ रहे हो आप? स्टीम को आप फिर होल्ड करके रखोगे तो वो खुद ही मेल्ट हो जाएगा, आप ये सब पूरा पढ़ने वाले हो, इसको कहते हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग, तो ये सब अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करोगे तो बहुत काम देने वाला है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन, मैंने तो वैसे इसमें लिखा नहीं है, आप लेकिन देख लेना, ये पी वाई क्वेश्चन है, 5 ग्राम आइस 5 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्स्ड, 5 gram ice at 0 degree centigrade is mixed with 1 gram steam, 1 gram steam at 100 degree centigrade. Find final temperature and final composition of mixture. अब मैं आपको ये बता देता हूँ कब आए फाइनल कंपोजिशन ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, क्या कह रहे हो? 0 डिग्री से
स्पेसिफिक हीट क्या है? आई स्पेसिफिक हीट 1 होता है बेटा, 1 कैलोरी। हमेशा याद रखना, ये सारी चीजें गिवन नहीं होती है। एक क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, पहले इसको लिख लो फटाफट, और कोई कर रहा है तो कर लो। अब मैं समझाता हूँ करते कैसे। रफ करूं, रफ करूं, हो गया किसी का? इधर देखिए, एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूं, आप लोग देख लेना फिर। 5 ग्राम आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और 1 ग्राम स्टीम है। 1 ग्राम स्टीम है और 1 ग्राम स्टीम कितना है? एट कितना डिग्री सेंटीग्रेड है? 110 डिग्री, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 6 ग्राम वाटर। सुनो, इसको ध्यान से देखो, क्वेश्चन करने का अप्रोच देखो, समझना। 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 ग्राम आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आप इन दोनों को मिक्सचर को बनाओगे तो स्टीम में से हीट रिलीज होगी और आइस उस हीट को क्या करेगा? तो स्टीम हीट को रिलीज करेगा, आइस हीट को गेन करेगा, तो आइस मेल्ट हो जाएगी। आइस क्या हो जाएगी? मेल्ट। आइस बेसिकली सॉलिड है, तो आइस का पानी बनेगा। और स्टीम अगर हीट को रिलीज करेगी, स्टीम अगर हीट को रिलीज करेगी तो स्टीम वापस से क्या बन जाएगी? लिक्विड। मान लो पहले पूरी स्टीम को, ये जो स्टीम है 1 ग्राम स्टीम, जब 1 ग्राम स्टीम है, 1 ग्राम क्या है? स्टीम। जब 1 ग्राम वाटर बनेगी, क्या बनेगी? 1 ग्राम वाटर। तो ये हीट को क्या करेगी? ये हीट को लूज करेगी। कितना हीट को लूज करेगी? m फेज ट्रांसफॉर्मेशन में 1 ग्राम स्टीम 1 ग्राम वाटर, ये वाटर पे कितने पे आएगी? अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगी। अभी 1 ग्राम स्टीम है, अभी आपका 1 ग्राम स्टीम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 1 ग्राम स्टीम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब ये फेज को ट्रांसफॉर्म करेगी, 1 ग्राम स्टीम 1 ग्राम वाटर बनेगी, तो इतना हीट को ये लूज करेगी। इतनी हीट को क्या करेगी? लूज करेगी। मास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है? 540, यानी कि यहां से कितना है कैलोरी मिलेगा? 540 कैलोरी एनर्जी मिलेगा। अब आपका 1 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आएगा 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो भी हीट को क्या होगा? हीट क्या होगी? लॉस होगी। तो हीट लॉस कितनी होगी? इसमें आपका देखो फेज चेंज नहीं हुआ, सिर्फ टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, तो ये होगा Q इक्वल टू ms डेल्टा T। तो मास 1 स्पेसिफिक हीट 1 होती है वाटर के लिए, डेल्टा T 100 से 0, तो कितना हो गया? 100, यानी कि 100 कैलोरी मिल गया। 100 कैलोरी यहां से मिल गया। तो टोटल Q लॉस कितना हुआ? 540 कैलोरी प्लस 540 कैलोरी प्लस 100 कैलोरी, यानी कि 640 कैलोरी हीट आ गई हमारे पास। 640 कैलोरी क्या आ गई? हीट आ गई। ये हीट किसको मिलेगी? 5 ग्राम स्टीम को। सुनो ध्यान से, 5 ग्राम स्टीम को 640 कैलोरी हीट मिलेगी, तो स्टीम क्या होगी? अब आई एम सॉरी, आइस क्या होगी? अब मेल्ट होगी। तो आइस को 5 ग्राम आइस को 5 ग्राम वाटर बनाना है। 5 ग्राम क्या बनाना है? वाटर। अभी 5 ग्राम आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, अगर ये -20 पे होती, पहले इसको 0 पे लाते, फिर 0 से फेज ट्रांसफॉर्म कराते। 5 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप 5 ग्राम वाटर बनाना चाहते हो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो Q कितना चाहिए? आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। हीट क्या करनी पड़ेगी? सप्लाई करनी पड़ेगी। Q इक्वल टू mLF। मास कितना है? मास कितना है? 5 LF कितना होता है? 80, ये कितना हो गया? 400 कैलोरी। मतलब
640 में से 400 कैलोरी चला गया, 640 में से क्यू रिमेनिंग कितना बचा, कितना हीटर बचा, 640 में से 400 चला गया, 240 बचा, 240 बचा। अभी आपके पास क्या है, 5 ग्राम वाटर है 0 डिग्री पे और 1 ग्राम वाटर है 0 डिग्री पे। 240 हीट से क्या होगा, 240 हीट से इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो ये Q इक्वल टू ms डेल्टा T, डेल्टा हीट कितनी बची हुई है 240। पूरा सिस्टम क्या है आपका, 1 ग्राम पानी 0 डिग्री पे, 5 ग्राम पानी 0 पे, तो टोटल है 6 ग्राम पानी 0 डिग्री पे है, कितने डिग्री पे 0 पे 1 डेल्टा T। तो आपने कहा T माइनस 0, तो आपने कहा यहां से जब T आएगा, अभी 0 पे ही है ना, तो कितना आ जाएगा टेम्परेचर 40 यानी कि 40 डिग्री आ जाएगा। यानी कि फाइनल टेम्परेचर जो होगा पिक्चर का, फाइनल टेम्परेचर वो होगा बेटा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री। और फाइनल कंपोजिशन में क्या लिखोगी, फाइनल कंपोजिशन 6 ग्राम वाटर। तो आपका आंसर आ जाएगा, अगर आप इस मिक्सचर को मिक्स करते हो तो आपके पास अल्टीमेटली 6 ग्राम वाटर होगा, 6 ग्राम वाटर होगा एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया, पूरा समझ में आया। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, मैं बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन लूंगा। एक क्वेश्चन और कर ले, एक क्वेश्चन और कर लिया जाए सभी। सबको क्लियर है बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? प्रशांत, एक बच्चा था ना प्रशांत, उसे नहीं आंसर दिया था ना? वो हमारे साथ बैठता था कृष्णा। अच्छा बिना पूछे उस दिन क्लास में वो बैठ गया था आगे, वही आपने बनाया था। नैन्सी समझ में आया बेटा? यस सर। चलो बाकी सब बच्चों को क्लियर है। एक और क्वेश्चन लिया जाए, एक और क्वेश्चन ले तो और ज्यादा क्लियर होगा। क्या कह रहे हो? वो लास्ट क्वेश्चन था, उसको भी ले लेते। एक क्वेश्चन है ना, इस बार मैं चाहता हूँ सबका आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इस बार का सबका आंसर आना चाहिए। एक और क्वेश्चन दे रहे, 100 ग्राम आइस, 100 ग्राम आइस at 0 degree centigrade is mixed with 100 gram ice at 0 degree centigrade is mixed with 10 gram steam, 10 gram steam at 100 degree centigrade. Find final temperature and final composition of mixture. Hundred gram ice at 0 degree centigrade is mixed with 10 gram steam at 100 degree centigrade. Find final temperature and final composition of mixture. Final temperature 0. सबसे पहले देखो स्टीम कितना एनर्जी रिलीज करेगा। पहले तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा और फेज ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये 0 डिग्री वाटर बनेगी। सर 240 बाय 11 डिग्री सर
फेज Then ट्रांसफॉर्मेशन 90 gram water, 20 gram ice और 0 degree temp. कोफला है कोफला को दिया तो ये आपका फेज ट्रांसफॉर्मेशन वाला है और ये आपका चलो 10 ग्राम स्टीम है अभी 10 ग्राम स्टीम है 100 डिग्री पे 100 डिग्री पे ये 10 ग्राम वाटर बनेगी एट 100 डिग्री पे तो ये हीट को कितना रिलीज करेगी आपने बोला mLV तो m 10 है LV कितना होता है लेटेंट फ्यूजन 540 5400 कैलोरी इतना हीट यहां से मिला 10 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है इसको 10 ग्राम वाटर कर दो एट 10 ग्राम वाटर ही रहेगा अभी भी 10 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हीट रिलीज करेगा आपने कहा Q = Ms डेल्टा T स्पेसिफिक हीट 1 होता है m 10 है 1 डेल्टा T 100 ये कितना हो गया 1000 तो टोटल हीट कितनी हो गई तो टोटल यहां से जो रिलीज होगी स्टीम से वो हो गई 6400 कितनी हो गई 6400 हो गई क्या टू बचता रहता है यार ये अगर टाइम हो गया समझ गया अब ये हो गया आपका 6400 आइस को मेल्ट कराने के लिए heat required to melt the ice heat required to melt the ice वो आपका कितना होगा Q = mLF m कितना है अमाउंट ऑफ 100 और इसका कितना होता है 800 80 ये कितना होता है 80 कितना होता है 80 यानी कि कितना हीट चाहिए 8000 कैलोरी चाहिए आपके पास कितना है 6400 आपके पास है 6400 तो आप पूरा हीट सुनो पहले लिख देना बाद में 6400 कैलोरी रिलीज हुई चाहिए कितनी 8000 तो कंप्लीट आइस तो मेल्ट नहीं हो सकती कंप्लीट आइस तो मेल्ट नहीं होगी तो कितनी आइस मेल्ट हो जाएगी कितनी आइस मेल्ट हो जाएगी आपने कहा मास कैलकुलेट कर लेते हैं जो आइस मेल्ट हुई है मास क्या होगा mLF अमाउंट ऑफ हीट कितना है आपके पास 6400 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है 80 तो ये कितना आ जाएगा अमाउंट 80 ग्राम आइस मेल्ट हो जाएगी 80 ग्राम आइस मेल्ट हो जाएगी तो ये मेल्ट होके बन गई वाटर अब आपके पास 80 ग्राम वाटर आ गया 80 ग्राम वाटर आ गया एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 ये रहा तो फाइनल कंपोजीशन क्या बना 20 ग्राम आइस फाइनल कंपोजीशन आप ऐसे लिखोगे फाइनल कंपोजीशन 90 ग्राम वाटर है 90 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस टोटल कितना था 100 में से 80 मेल्ट हो गई तो 20 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिस इज द फाइनल टेंपरेचर एंड फाइनल कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर बात समझ में आई आना अरे बैग कर दूंगा अभी क्लास चलेगी 8 बजे तक बात समझ में कल कर आई एम नॉट जोकिंग आज ही खत्म कर दूंगा इसको Thank you, sir. बात समझ में आई अगला एक और क्वेश्चन लिखिए पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया देखो आज अच्छा माहौल है बगल में डिस्कस करने वाला संजय भी कर समझ में आया दिमाग में बैठा कुछ क्यों बच्चों अब समझ में आने लगा धीरे धीरे कि कैसे करते हैं क्वेश्चन आयुष जैन तिवारी जी ये फेरस गुप्ता आयरन गुप्ता खुशी मानसी भारद्वाज आपको समझ में आया बेटा यस सर एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम
अगला क्वेश्चन लिखिए, रफ कर दूं इसको। सर दूर है घर बाहर पे जाओ। अगला क्वेश्चन लिखिए, नहीं मैं तो क्लास ले लूं, पर दिक्कत ये है कि जो दूसरा स्टाफ है ना उनको भी जाना होता है, वो लोग उससे एसोसिएटेड है। 10 ग्राम आइस सर 10 ग्राम सर एक आइस। छोटा सा डाउट है हाँ बेटा, सर, फाइनल कंपोजिशन सर फाइनल कंपोजिशन में वाटर का वो कितना है पीछे आपके क्या कह रहे हो बेटा? सर फाइनल कंपोजिशन में वाटर कितना है 0 डिग्री पर? 10 तो ये आ गया, 80 ये हो गया, तो 10 और 80 90 ग्राम हो गया। आपकी 100 ग्राम आइस थी, 100 में से 80 मेल्ट हो गई, 20 तो अभी भी आइस है, तो 20 तो आपकी आइस है 0 डिग्री पे, और 90 ग्राम वाटर आ गया। क्लियर है? जी सर। अब क्वेश्चन है 30 ग्राम आइस, 30 ग्राम आइस at 0 degree centigrade, at 0 degree centigrade is mixed with 30 ग्राम को आपने मिक्स किया है 25 ग्राम स्टील, 25 ग्राम स्टील at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्वेश्चन आपने अरे हिंदी में नहीं करेंगे, रुकिएगा। Find final temperature and final composition and temperature of the mixture। मैं चाहता हूं इस बार सब बच्चों का आंसर एकदम सही है, क्योंकि ये अपने ही टाइप का तीसरा क्वेश्चन है, इससे ज्यादा क्वेश्चन मैं अब ले नहीं सकता। क्या कह रहे हो? लास्ट में से क्या आ गया प्रॉब्लम लोगों को भी घर जाना है। चलिए अब तो ये वाला टॉपिक क्लियर है। कल की क्लास और रहेगी, कल की क्लास में इसके जितने भी जेईई के क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस कर दिए जाएंगे। कैलोरीमेट्री खत्म, थ्योरी तो पूरी खत्म, तो 2 क्लास है। हाँ तो कल की एक और क्लास लूंगा ना कैलोरीमेट्री की, उसमें इसके जेईई के सारे टॉपिक डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, सकते तो आपको नहीं कल नहीं है, कल इन द सेंस व्हेनेवर आई विल हैव माय नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बच्चों, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना और मुझे मैसेज कर देना आंसर जो भी आए आपका। Recording